सांसें उथल पुथल होने लगी थी, जो नौफल बासानी सुन सकता था। आंखें बंद किए वो मिशाल को खुद के करीब महसूस कर रहा था। निकाह के बाद वो लड़की नौफल को दिलो जान से अजीज़ हो गई थी। लफ्ज़ों से इजहार कभी नहीं किया, लेकिन वो दिल पर काबिज हो गई थी। ये वो अच्छी तरह जानता था। रखती हूँ, क्लास का टाइम हो गया है। मिशाल से कोई बात ना बन पाई और खुदा हाफिज़ कहते फ़ोन बंद करके लंबा सांस खारिज किया। और प्यारी सी मुस्कुराहट इस प्यारी सी लड़की के चेहरे पर बहुत बली लग रही थी। दूसरी तरफ नौफल खुलकर मुस्कुराया। मिशाल का शर्माना नौफल के दिल पर असर करता था। दिल पर असर करता था इसका छुई मुई जैसा अंदाज। नौफल को इसके करीब ले जाता था। एक बार फिर बैल हुई मुस्कुराहट की जगह संजीदगी ने ले ली, लेकिन इस बार नंबर देखकर नौफल के चेहरे पर यकदम करहती छा गई और दांत पीसने लगे। झट से फ़ोन उठाया और कान से लगाया। दूसरी तरफ वाले शख्स की बातें नौफल के गुस्से को मज़ीद हवा दे रही थी। इसका बस नहीं चल रहा था कि सामने वाले शख्स को हमेशा के लिए चुप करा दे। कॉल बंद हो चुकी थी, लेकिन नौफल का गुस्सा था कि काम नहीं हो रहा था। मोबाइल को टेबल पर पटा और दिमाग लड़ाने लगा। वाकई बहुत बहुत एंजॉय किया, मज़ा आ गया। वो आज ही वापस लौटे थे। हूर और नूर दोनों चहकती हुई घर में दाखिल हुई। खुद मिसेस फरवा और मिसेस शावीर भी साथ थे। सभी मुतमईन ड्राइंग रूम में दाखिल हुए। मिस्टर परवेज़ और मिसेस सरबत वहीं थे। वही मिलाने लगे। सीढ़ियाँ से उतरते अबिहा पर नज़र पड़ी और वो जो नीचे उतर रहा था वहीं सीढ़ी पर जम गया। और माहिर जो मिसेस सरबत के पीछे ही चुपके से खड़ी थी, धीरे से सबके सामने आ गई। शर्माई लजाई सी कि छोटी सी प्यारी सी लड़की मिसेस फरवा की सबसे पहले नज़र पड़ी। मुस्कुरा कर आगे बढ़ी। अरे भाई, ये प्यारी सी गुड़िया कौन है? मिसेस फरवा के लहजे में प्यार था। सभी की नज़रें एक बार उसकी तरफ उठी। या ये माहिर है? मिसेस परवेज़ ने लंबा सांस खारिज किया। मज़ीद गोया हुए, मेरे मरहूम दोस्त की बेटी आज ही इसे लेकर आए हैं घर। इसके वालिद की डेथ हो गई थी अचानक, तो कोई अपना नहीं था, इसीलिए अपने साथ घर ले आए। परवेज़ साहब ने बात बनाई। मिसेस सरबत और मिस्टर परवेज़ खान ने अबिहान और माहिर को लेकर कहानी बनाई थी। मिसेस फरवा ने उसे आगे बढ़कर गले से लगाया। मिसेस सरबत ने परवेज़ साहब की बताई हुई बात पर सर इस बात में हिलाया और इशारा किया कि इन सब को पूरी बात बताएं। आप बहुत प्यारी हो बेटा। मिसेस फरवा ने मुस्कुरा कर कहा। मिस्टर शावेज ने भी माहिर के सर पर हाथ फेरा। अबिहान भी नीचे की जानब बढ़ आया और ये मेलोड्रामा देखने लगा जिसका कुछ ही देर में ड्रॉप सीन होने वाला था। हाँ मेरे भाई, हालात ऐसे हो गए थे, निकाह करना पड़ा। निकाह अभी वो सब से मिलता। मिस्टर परवेज़ ने बम फोड़ा। हाँ, जहाँ घर लाने से पहले माहिर और अबिहान का निकाह करवा दिया गया है और अब माहिर इस घर की बहू है। मिस्टर शावेज साहब जो आगे बढ़कर अबिहान को गले लगाने वाले थे, बाई की बात पर फिर वो वहीं ठटके और फिर पत्थर के हो गए। झटके तो मिसेस फरवा और नूर को भी लगे थे, जबकि हूर के चेहरे पर तो नागवारी साफ दिखाई दे रही थी। ये आप क्या कह रहे हैं भाई साहब? शावेज साहब हैरान हुए। मिस्टर परवेज़ ने बाई के करीब जाकर उनके कंधे पर हाथ रखा। उनका सर झुक गया। तो बेटियां थी उनकी, नूर और हूर, जिनके लिए इन्हें अबिहान दिलो जान से पसंद था। और फरवा ने भी तो कितना जोर दिया था कि नूर या हूर का निकाह हो जाएगा अबिहान से, और दिल मुतमईन था। लेकिन यहाँ तो सब उल्ट हो गया था। हूर मुंह फेर कर वहाँ से चली गई, नूर भी पीछे भागी। फरवा ने अपनी आंखों में आया आंसू मुश्किल से छुपाया, बड़का माहिर के सर पर हाथ फेरा और वो भी वहाँ से चली गई। शावेज साहब ने अबिहान के कंधे पर थपकी दी। एक शिकवा के ना नज़र परवेज़ बाई पर डाली और अंदर बढ़ गए। शायद वो बुरा मान गए। सरबत बेगम ने परवेज़ साहब के कंधे पर हाथ रखा तो वो गहरी सांस लेकर रह गए। अबिहान पर एक पराई नज़र माँ बाप पर डाली और एक जहरखंद नज़र माहिर पर डालता बाहर की तरफ बढ़ गया। जबकि माहिर सोचे चली जा रही थी, आहर ये सब इतनी जल्दी कैसे हो गया। इस जलाद के हवाले मुझे जैसी नाजुक परी को हवाले करते एक बार भी अंकल ने नहीं सोचा। माहिर बुरा मुंह बनाती वहीं खड़ी रही। उसे रह रह कर बीजान की याद आ रही थी।
एक निकाह से बचाकर वहाँ से निकला और जहाँ फिर से निकाह के बंधन में बंध गई। जब नसीबों में ही निकाह की कैद थी तो माहिर तो जहाँ भी चली जाती। निकाह तेरे पीछे पीछे ही था। माहिर का दिमाग अजीब सी बातें सोचे जा रहा था। इस बात से अनजान के आने वाले वक्त में इस प्यारी सी छोटी सी लड़की के लिए कितनी कितनी मुश्किलात सामने आने वाली थी। वो रूम में आते ही बदहवास सी हो गई थी। जूते उतार के दूर फेंके, मोबाइल बेड पर उछाला और बेड पर बैठते ही आंसू पर जब्त करते भी आंसू बहाने लगी। मिसेस फरवा और नूर दोनों ही आगे पीछे रूम में आई। वो मेरी बच्ची मिसेस फरवा तड़प कर उसके पास जा बैठी। मामा क्यों क्यों किया ताया अबू ने ऐसा? फूट फूट का माँ के गले लग के वो रोए जा रही थी। मामा आप जानती हैं ना, आपने कहा था कि आप करेंगी बात, क्यों हो गया ये सब? वो खुद को संभाल नहीं पा रही थी। अभियान को खोने का एहसास उसे अंदर ही अंदर मार रहा था। बेटा मेरी जान, बस सब्र करो, इससे में खुदा की बेहतरी होगी। टूटे दिल से बेटी के दिल को संभालना चाहा जो और बिखर रही थी। नहीं मामा, ये इतना आसान नहीं है। अभियान मेरी मोहब्बत है, हूर तड़प कर बोली। वो अभी भी एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी। बेटा ये बात अब यहीं ख़त्म कर दो और अब किसी और का हो गया है और ये बात इस चार दीवारी से बाहर ना निकले। मिसेस फरवा इस पे बरहम हुई। मामा ये आप क्या कह रही हैं? आप सब जानती हैं। इसके बावजूद हूर ने तड़प के माँ को देखा और उठकर दूर जा खड़ी हुई। हाँ जानती हूँ और मैं ही कह रही हूँ कि संभल जाओ। लड़की के लिए अगर सबसे बढ़कर कुछ होता है तो वो इसकी इज़्ज़त नफ्स है और मैं हरगिज़ नहीं चाहूँगी कि इस मोहब्बत के लिए तुम अपनी इज़्ज़त नफ्स को बहुत रसान और बड़े हुए लहजे में समझाए और उसके पास आई। मम्मा ये आसान नहीं, उसे किसी और के साथ देखना बेटा शुरू में वाकई मुश्किल होगा, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। मिसेस फरवा ने उसे फिर से गले लगा लिया और नूर खुद आंसू साफ करती बाहर आ गई। बहन की तकलीफ उसे भी दर्द दे रही थी लेकिन वो बेबस थी। सीढ़ियों पे खड़े वो नीचे देख रही थी। मिशाल आपी और निदा भी अंदर दाखिल हुई थी। सलाम दुआ के बाद निदा की नज़र नूर पर पड़ी तो भागती हुई उसके पास आई और गले मिली। प्यारी कितना इंतज़ार करवाया, कल आना था फिर सुबह और अब देखो कब आ रही हो। दिन भी डल गया। निदा ने वहीं गिले शिकवे शुरू कर दिए। नूर मुस्कुराती नीचे आ गई और मिशाल से मिलने लगी। वो तो है, आते हुए दिल ही नहीं कर रहा था। सच में बहुत प्यारी जगह है वो दोनों, बहुत, इसे बहुत अजीज़ थी। चलो लड़कियों आ जाओ, जल्दी से फ्रेश हो के मैं खाना लगा दूँ। मिसेस सरवत ने इन्हें प्यार से कहा। ओ मम्मा 4 बज रहे हैं, खाना नहीं खाना? आप चाय के साथ कुछ लवाजमात तैयार करवाएं। निदा चाहेगी, वो घर बार में सबसे छोटी और लाडली थी। मिसेस सरवत मुस्कुराए। मिशाल और निदा के रूम में जाने के बाद नूर भी अपने रूम में आ गई। रह रह कर उसे हूर की तकलीफ़ सता रही थी। निकाह ऐसे इतनी जल्दी कैसे और भाई मान गए? मिशाल और निदा को भी मिसेस सरवत ने वही कहानी सुनाई जबकि दोनों ही अपनी जगह साकत थी। हूर की अभियान के लिए फीलिंग्स वो भी दोनों वाकिफ़ थी। बस बेटा जो नसीबों में लिखा होता है वही होता है। तुम दोनों चेंज कर लो, सब एक साथ चाय पीते हैं, फिर तुम दोनों को आपकी प्यारी सी भाभी से मिलवाएंगे। मिशाल और निदा ने महसूस किया कि सरबत बेगम अपनी बहू के लिए बड़ी मोहब्बत से बात कर रही थी। जैसे ही वो बाहर निकली, झट से दरवाज़ा खोला। माहिर अंदर दाखिल हुए। वो दोनों इसे देख सकते में आ गई। तुम यहाँ कैसे आई? और तुम अभी तक नहीं गई? नहीं, निदा फट से बोली। आप रहने दे, बात मत करें मुझसे। छोटिया भी आप दोनों ने मुझे चीट किया है, मुझे गाड़ी में छोड़ कर आप दोनों मुझे भूल गई। भला ऐसे भी कोई करता है? माहिर के लहजे में हपकी थी। पर तुम इतनी आसानी से हमारे रूम में कैसे आ गई? ये मिशाल और निदा का मुश्तरका स्टडी रूम था। ज़रूरत की तमाम अशिया रखी गई थी। बस सोने के लिए अपने अपने रूम में जाती थी। ज़्यादा वक्त दोनों का इसी रूम में गुजरता था। उफ़, एक तो आप दोनों मुझसे सॉरी करने के बजाय सवाल और जवाब शुरू कर दिए। आप दोनों की वजह से मुझे इस जलाद के रूम में सारी रात गुजारनी पड़ी और फिर वो अंकल, उन्होंने इसी जलाद से मुझे मासूम का निकाह करवा कर मुझे हमेशा के लिए कैद कर दिया। माहिर, उसने अपनी आप बीती दुख और गुस्से में सुना रही थी। वट, तुम किस जलाद की बात कर रही हो? मिसाल को हत्या की घंटी सुनाई दी। निदा का दिल भी ज़ोर ज़ोर से धड़का। वही नाम माहिर सोचने लगी। अभियान, हाँ यही नाम है और ये सब सिर्फ आपकी वजह से हुआ है और आप मुझ पे गुस्सा हो रही हैं। मुँह संभाल कर बात करो, वो हमारे भाई हैं, हमें बहुत अजीज़ हैं। मैं डर गई। माहिर ने निदा के गुस्से की परवाह किए बगैर डरने की एक्टिंग की। निदा महज इसकी एक्टिंग देखती बेचौताब खाकर रह गई।
उल्लू बना दिया। ये सब आप दोनों की वजह से हुआ। अच्छा नहीं किया आप दोनों ने निकाह कर चुकी। ओ गॉड, अब क्या होगा? बाई से मिशाल सर पकड़ कर बैठ गई। मिशाल थी तो अभियान से छोटी, लेकिन मिशाल से बाई ही कहा करती थी, नाम से नहीं बुलाती थी। जब कभी ज़्यादा लाड़ था तो बाई बोल देती। अब हकीकतन उसे अभियान के लिए डर भी लग रहा था और बुरा भी। उनकी गलती की सज़ा अभियान को मिली। देखो अपियो, माहिर ने दोनों को एक साथ मुखातब किया। वो दोनों चौंकी। मैं अब जहाँ नहीं रहने वाली। कल से अब तक जो हुआ बस बहुत हुआ। अब मुझे यहाँ से निकलना है और आप दोनों मेरी मदद करोगी। माही ने दोनों की तरफ बारी बारी इशारा करके एतमाद से कहा। दूसरी तरफ निदा और मिशाल एक दूसरे का मुंह देखती रह गई। कितनी डिटेल से वो अपना प्लान बता रही थी, उसे ये तक समझ नहीं थी कि अब हमेशा के लिए इस घर की बहू है और भागने की प्लानिंग कर रही थी। मिशाल एक अज़म से उठी और इस गुड़िया नमा तोप के पास आई। माहिर, वटएवर जो भी तुम्हारा नाम है, एक बात अच्छे से सुन लो। जो हुआ बहुत गलत हुआ। बाबा और मम्मा को बाई से तुम्हारा निकाह हरगिज़ नहीं करना चाहिए था, लेकिन सबकी वजह हम हैं। गलती हमारी है और सज़ा बाई को नहीं। मैं बाबा से बात कर दी हूँ। मिशाल बहुत सोच रही थी। निदा इसकी बात पर लरज़ गई। क्या कह रही है मिशाल? आप ही बाबा को क्यों बताएंगी? और अब तो निकाह भी हो गया है, अब बताने का क्या फ़ायदा? अंदाज निदा ज़रा डर गई थी। ना तो निकाह तो ख़त्म भी किया जा सकता है, इसमें कौन सी बड़ी बात है? माहिर की बात पर मिशाल हैरत से उसे देखने लगी। माहिर ने मुंह बनाकर कंधे अचकाए। तुम पागल हो। निकाह ख़त्म नहीं हो सकता। निकाह के बाद अलहदगी तलाक की सूरत में होती है और हमारे ख़ानदान में तलाक का रवाज नहीं। मिशाल ने थोड़ा सख्ती से कहा, लेकिन माहिर कहाँ समझने वाली थी। तो ठीक है ना ख़त्म करे, लेकिन एक बात तय है, मुझे यहाँ से निकलना है आज ही। आप दोनों मदद करेंगी तो ठीक, वरना मुझे कोई रोक नहीं सकता। माहिर अटल लहजे में बोली। ये अभी अभियान बाई को जानती नहीं, इसीलिए बोल रही है। निदा ने उसका मजाक उड़ाया। माहिर को तो तब ही चढ़ गई। तुम्हारे अभियान बाई को भी देख लूँगी। बड़ी कोई तोप चीज़ है, मुझे भी कोई कम ना समझना। माहिर नडर लहजे में बोलती बाहर निकल गई। ये क्या बैठे बैठाई मुसीबत गले पड़ गई। मिशाल सर पकड़ कर बैठ गई। निदा अभी बेबसी से वहीं बैठी। अब क्या होगा मिशाल आपी? ना ही हम इसकी मदद करते, ना ये जहाँ आती और ना ही ये सब होता। निदा को रह रहकर खुद पर गुस्सा आ रहा था। निदा, जो होना था हो गया। खुदा को यही मंजूर था तो तुम और मैं क्या कर सकते हैं? लेकिन एक बात तो है, हमें अभियान बाई को सारी सच्चाई बतानी होगी और माफ़ी भी मांगनी होगी। आखिरी बात कहते मिशाल की आवाज़ धीमी हो गई थी। बरहुदार, अब आपको यहाँ बुलाने के लिए हमें फ़ोन कॉल का सहारा लेना पड़ेगा। चौधरी दलावर हुसैन सपाट लहजे में बोले। आपको जो काम हो मुझे फ़ोन पर बता दिया करें, आने का ना बोला करें। मैं इतना फारग नहीं होता कि रोज़ आ सकूं। नौफल भी बहुत तहम्मुल से बड़े हुए लहजे में बोला। भूलो मत, तुम अपने दादी से बात कर रहे हो और मैं ऐसे लबो लहजे का आदी नहीं हूँ। चौधरी दलावर को गुस्सा आ गया, लेकिन नौफल बहुत मुतहम्मल का मुजाहरा करता रहा और घड़ी पर टाइम देखता उठ खड़ा हुआ। मुझे देर हो रही है, मैं चलता हूँ। मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया तुमने। चौधरी दलावर भी उठ खड़े हुए। कौन सा सवाल? नौफल जानता था, लेकिन फिर भी अनजान बना। चौधरी दलावर हसन ने क्या है अलूदा नज़र नौफल पर डाली। नादिया बेटी कब से तुम्हारे नाम पे बैठी है? क्या करोगे इससे निकाह? वो कितना इंतज़ार करवाना है इस मासूम को? चौधरी दलावर के बोलते बोलते आवाज़ भी धीमी पड़ गई। चौधरी दलावर हुसैन, मैंने किसी से कोई कमिटमेंट नहीं की और इन बातों के लिए आप मुझे डिस्टर्ब ना करें। नौफल सख्त अल्फाज में कहते दरवाजे की जानब कदम बढ़ाए कि एक नकाबपोश लड़की आपके बिल्कुल सामने आन खड़ी हुई कि नौफल ठटका। एक पल को चौधरी दलावर हुसैन भी ठटके थे। माहिर अभियान के रूम में बैठी गुज़रे लम्हात के बारे में सोच रही थी कि किस तरह मिनटों में इसकी ज़िंदगी बदल गई थी। तो आंसू चुपके से उसकी आंखों से बहकर उसके हाथों पर गिरे जो इसकी जोली में गिरे। बज़ाहिर वो खुद को मजबूत साबित करती, लेकिन अंदर से वो वही थी, कमज़ोर सी लड़की। बीजा ने हमेशा इसका मॉरल सपोर्ट किया था और इसे खुद एतमाद बनाया। दुनिया वालों से लड़ना सिखाया कि अंदर से कितने ही टूट जाएं, लेकिन लोगों पर ज़ाहिर मत करो, वरना लोग आपको कहीं का नहीं छोड़ेंगे। कुछ पल गुजरे थे कि कल का वाक़या फिर से जहन में नक्श हुआ। अंकल, आंटी, ये आप क्या कह रही हैं? मैं ऐसा नहीं कर सकती। माहिर बुरी तरह टूटी। परवेज़ साहब और सरबत बेगम की बात है बेटा, आपको यही करना होगा, क्योंकि इसके अलावा और कोई दूसरा रास्ता नहीं। आप अभी छोटी हैं।
माशरती पेचीदगी को आप नहीं समझ सकती, इसीलिए जैसे हम कह रहे हैं वैसा करें। परवेज़ साहब ने प्यार से समझाया। अंकल, और कोई भी तो रास्ता होगा ना। यही कमज़ोर सा एहतजाज किया। नहीं, और कोई रास्ता नहीं। अब ज़रा दुरुस्तगी से कहा उठकर बाहर निकल गई। सरबत बेगम इस रोती हुई लड़की की तरफ मतवज्जा है और इसके सर पर शफकत से हाथ फेरा। सरबत बेगम, आप इन्हें ले आइए, हम बाहर वेट कर रहे हैं। परवेज़ साहब की आवाज़ पे वो सारस बात में हलाती माहिर की तरफ मुड़ी। बेटा रो मत और चलो तैयार हो जाओ, अल्लाह की रज़ा में राज़ी हो जाओ, इसी में सब के लिए बेहतरी है। आंटी, मैं सिर्फ वहाँ उनके रूम में सिर्फ गई थी, बस यही मेरी गलती थी। मैं उनके कमरे में रात ठहर गई और कुछ भी नहीं। माहिर ने रोते रोते सफाई देनी चाहिए तो सरबत बेगम ने उसका हाथ थपथपाया। माहिर, बेटा हमें भरोसा है, कुछ भी गलत नहीं हुआ। अभियान पर पूरा भरोसा है बेटा, और तुम्हारी मासूमियत भी देखी है बेटा। सरबत बेगम ने प्यार से माहिर का झुका सर उठाया। लेकिन बेटा, ये भी सच है कि हालात तुम दोनों के खिलाफ है। दूसरी सूरत पुलिस की है। अब आप ये तो नहीं चाहोगे कि आपको पुलिस के हवाले कर दिया जाए। सरबत बेगम ना चाहते हुए भी उसे डराना चाहा कि वो हाँ कर दे। आंटी, मैं चोर नहीं हूँ, माहिर तड़पी। सरबत बेगम सर पकड़ कर बैठ गई। इसकी मासूमियत पर तो अच्छा, चलो उठो बेटा, मुँह हाथ दो, देर हो गई तो आपके अंकल गुस्सा हो जाएंगे। चलो शाबाश, सरबत बेगम कहकर जाने लगी। आंटी, आप अंकल मेरे बारे में कुछ भी तो नहीं जानते। माहिर के दिमाग में सवाल सर उठाने लगे। बेटा अंकल, परवेज़ खान की आवाज़ पर माहिर का झुका सर ऊपर उठा था। उसके सामने आए थे। उसकी आंखों में मौजूदा सवाल पढ़ के वो गोया हुए, जितना हमें जानना था हम जान चुके हैं और वक्त आने पर आपको आपके तमाम सवालात के जवाब मिल जाएंगे। एक आसूदा मुस्कुराहट सरबत बेगम के लबों पर थी। उनकी बात पे वो सर तस्लीम हम कर गई थी। उसके पास कोई सेकंड ऑप्शन भी नहीं था, इसलिए जान छुड़ाने के लिए उसने उनकी हाँ में हाँ मिला ही दी। निकाह के वक्त वो बुरी तरह सहमी हुई थी, लेकिन फिर भी निकाह हो गया। वो कुछ ना कर पाई और वो जलाद कुछ भी ना बोला। खामोशी से निकाह किया, पेपर साइन किया, खामोशी से उठकर चला गया। एक लफ्ज़ भी नहीं बोला, ना माँ से और ना बाप से। वो घर नहीं जाना चाहता था, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट की एक फ़ाइल के लिए उसे घर जाना पड़ा। वही इसका सामना शावेज साहब और उनकी फैमिली से हो गया और जिस तरह का रिएक्शन उनका था, उसके बाद मज़ीद वहाँ रुकने का अभियान का दिल ना किया और सीधा ऑफिस निकल गया। माहिर शाह अपनी सोचों में कब नींद की वादी में खो गई, उसे पता ही ना चला। सरबत बेगम उसे चाय पर बुलाने आई, लेकिन उसे सोता देख ना जगाया और इन्हीं कदमों से वापस पलट गई। आंखों में आंसू था, एक कर्ब था, मलाल था चेहरे पर। नौफर ठटका। वो अपनी आंखों से उस गहरी झील सी आंखों में एक गहरा समंदर लिए देख रहा था। इस पर हुस्न की देवी का गुमा हुआ था, लेकिन वो क्या कर रही थी? नौफर अपनी जगह से हिल भी ना सका और इसे हिप्नोटाइज कर रही थी, जो कि करना नामुमकिन था। नौफर ने अपनी नज़रों का रुख बदला। एक लम्हे में अपनी आंखें मीची और दिमाग को जगाया और आंखें खोल दी। वो लड़की अभी भी चेहरे पर कर्ब लिए इसके सामने खड़ी थी। मिस्टर नौफर, जाने से पहले सिर्फ इतना बता दो, मुझे किस चीज़ की सज़ा देना चाहते हो? मेरा कसूर बता दो। जब से होश संभाला है तब से अपने नाम के साथ तुम्हारा नाम सुना है और आज तुम मुझे रुस्वा कर रहे हो। क्यों? लहजे में तड़प थी। देखिए बीबी, मैं नहीं जानता आपको क्या कहा गया, लेकिन मैं वो नहीं जो आप समझ रही हैं। बरसों पहले इस ख़ानदान से मेरा और मेरी माँ का नाता टूट चुका था और मज़ीद कोई तलक जोड़ने का कोई जवाज़ नहीं बनता। नौफल सपाट लहजे में कहता बोला, तुम्हारे कहने से कुछ नहीं होगा नौफल। खून के रिश्ते कभी नहीं टूटते। तुम इस ख़ानदान के वारिस हो और रहोगे। इस हकीकत को नहीं जुटला सकते तुम। पीठ पीछे उस खूबसूरत परी की आवाज़ सुनी। हड़बड़ को वो रुका, लेकिन बैठा नहीं और आगे बढ़ गया। ये क्या किया नादिया पुत्र तुमने? उसके सामने क्यों आ गई? चौधरी दिलावर हुसैन परेशानी से उसकी तरफ बढ़े। नादिया ने फट से हजाब ले लिया और चौधरी दिलावर की तरफ मुड़ी। दादी, अब ये ज़रूरी हो गया था। आपका वारिस बहुत जल्द हवेली वापस लौटेगा, ये मेरा आपसे वादा है। नादिया एक अज़म से कहती वापस नहाने की तरफ बढ़ गई। नौफल अपने सिकंदर और रज़ा के मुश्तरका अपार्टमेंट पहुंच गया था। रात के साए गहरे हो गए थे। सारे रास्ते दिमाग में आंधी तूफान जगड़ चलते रहे। इसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वहाँ उसके साथ क्या हुआ था।
वो लड़की उसके हवासों पर बुरी तरह छा रही थी। जितना उसे दिमाग से निकालता उसका आंखों के सामने घूमने लगती और इसकी आंखें मकनातीस नहीं पुरकशिश आंखें, कुछ था अलग सा जो कुछ समझ नहीं आ रहा था। शावर लेकर वो बाहर निकला तो सिकंदर लैपटॉप खोले अपने काम में बिजी था। एक उचटती निगाह नौफल पर डाली और वो वापस अपने काम में बिजी हो गया। नौफल उसके करीब ही बैठ गया। सिकंदर अपना काम मुकम्मल करते उसकी तरफ मुतवज्जो हुआ। क्या बात है, बड़ी परेशानी की वजह बताओ। सिकंदर उसके बहुत करीब था और बिन बोले उसे समझ जाता था और नौफल भी उसे कुछ नहीं छुपाता था, इसलिए आज जो भी हुआ उसे सब बता दिया। सिकंदर गहरी सोच में डूब गया। दोनों हाथ थोड़ी के नीचे रखे वो आंखें मूंदे बैठा रहा। नौफल बाजू से देख गया। बात यह है नौफल, सिकंदर बिना आंखें खोले वो बोला, वो तुम्हारे दिमाग को काबू करना चाहती थी। धीमे से आंखें खोल के देखा तो नौफल के माथे पर बाल पड़े, लेकिन ये कि वो नहीं कर सकी क्योंकि जो खेल वो तुम्हारे साथ खेलना चाहती थी, तुम इस खेल के पुराने खिलाड़ी हो। सिकंदर उसे देखते मुस्कुराया था। मुस्कुराते सोफे के साथ टेक लगाते हुए कहा। नौफल को इसकी बात की समझ ना लगी। यार पहेलियाँ ना बजवाओ, सीधा सीधा बताओ, नौफल उकताया। यार वो तुम्हें हिप्नोटाइज कर रही थी और जो शख्स दूसरों को हिप्नोटाइज करे वो इतनी जल्दी किसी के कंट्रोल में नहीं आता। भले वक्त में तुमने ये इल्म सीख लिया और आज तुम्हारे काम आ गया, वरना आज तुम्हारा अल्लाह ही हाफिज था। सिकंदर ने हाथ जोड़े। नौफल भी इसकी तायद में सर हिलाने लगा। लेकिन सवाल ये पैदा होता है, वह तुझे हिप्नोटाइज क्यों कर रही थी। सिकंदर दूर का कोड़ी था। वो हमेशा से ऐसा था। जब तक वो बात की तय तक ना पहुंच जाता बात ख़त्म नहीं करता था। हिप्नोटाइज और टेलीपैथी के इल्म से सिकंदर बखूबी वाकिफ था। ये रूहानी इल्म है जो हर किसी के सीखने के बस की बात नहीं। बहुत कम लोग इस इल्म को सीख पाते हैं और फौजी इस इल्म को सीख कर उसे अपने नेक मकसद में इस्तेमाल करते हैं। सिकंदर भी उनमें से एक था। हिप्नोटाइज का अमल सिकंदर ने नौफल को सिखा दिया था, लेकिन टेलीपैथी एक बहुत मुश्किल काम था जिसमें जान जाने का खतरा बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए वो जान से प्यारे दोस्त को ये इल्म ना सिखा पाया। सर, क्या मैं आपको डिस्टर्ब कर सकता हूँ? कैप्टन रज़ा ने दरवाजे से सर निकाल कर कहा। वो खाने की ट्रे लेकर अंदर आया था। इसके आने के बाद वो अपने नए केस को डिस्कस करने लगे थे जिसका ताल्लुक एक मशहूर यूनिवर्सिटी से था। शाम के 7 बज चुके थे। अभियान सीट की पुष्ट के साथ टेक लगाए आंखें मूंदे गहरी सोच में डूबा था। तकरीबन सारा ऑफिस जा चुका था, लेकिन अभियान का अभी मूड नहीं था घर जाने का। दिल पर एक अजीब सा बोझ आ पड़ा था। बाबा ने कैसे एक पल में बेतबार कर दिया, ये एहसास अंदर ही अंदर अभियान दबाता रहा था। और फिर आंखों में वो लड़की आन समाई तो अभियान के दिल में एकदम से इसके लिए नफरत ने फन फैलाए। सर दोनों हाथों में गिराया। दिन के वक्त के लम्हात फिर जहन में कलाबाजियाँ मारने लगे। जब माहिर घर से बाहर निकल रही थी और अभियान गुस्से से उसे पास नीचे गया था और उसे ज़बरदस्ती लिए वापस अंदर आया था। वो नहीं आना चाहती थी। अभियान उसे ज़बरदस्ती बाजू से घसीट कर कमरे में लाया और बेड पर पठा। चुप खबरदार, जो एक कदम भी यहाँ से बाहर निकाला तो वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अभियान गुस्से की आखिरी हद को छू रहा था। आपसे बुरा कोई हो भी नहीं सकता। माहिर आंसू जब्त करके उसके मुकाबले खड़ी हुई। अभियान ने गुस्से से मुठ्ठियाँ भेजी। तुम्हें क्या लगा कि यूँ अचानक मेरी ज़िंदगी में आओगी और तबाही मचा दोगे और तुम इतनी आसानी से यहाँ से निकल जाओगी? अभियान ने उसे कंधे से पकड़कर झंझोड़ा। माहिर इसकी गिरफ्त पर तड़प गई। मैंने कुछ नहीं किया, छोड़े। उसने इसकी गिरफ्त को तोड़ने की नाकाम कोशिश की। एक बात कान खोल कर सुन लो, तुम जब तक मैं तुम्हारे बारे में सब जान नहीं लेता, तुम कौन हो, कहाँ से आई हो और किसके कहने पर तुम ये सब कर रही हो, तब तक तुम यहाँ से कहीं नहीं जा सकती, समझी तुम? अभियान ने अटल लहजे में कह के झटके से उसे छोड़ा। रुकते रुकते भी माहिर की आंखों में आंसू बह निकले। ऐसा महसूस हो रहा था अभी तक उंगलियां बाजू में पेवस्त हैं। एक सीधी नज़र अभियान पर डाली और मुंह फेर गई। तकलीफ से आंसू रोक ना पाई। अभियान रुख फेर कर रूम से बाहर निकल गया, लेकिन इस बार लॉक करना ना भूला। दोबारा दरवाजे पर नाक हुई तो अभियान चौंका। यस कम इन। अभियान ने गहरी सांस हाज की। सर, आप अभी तक यही हैं? बड़ी सरकार की कॉल आई थी, आपके लिए परेशान है काफ़ी। साथ जो कि गार्ड था और मिस्टर परवेज़ का पुराना नमक हलाल मुलाजम सर झुकाए खड़ा था और जवाब का इंतज़ार कर रहा था। सर ठीक है, आप जाइए, मैं थोड़ी देर में निकलता हूँ। जी बेहतर। वैसे ही सर झुकाए वो बाहर निकल गया। काश मैं उसे ना रोकता, जाने देता तो वो यूँ हमेशा के लिए मेरी ज़िंदगी में न आती।
सर ये तो बहुत बड़ा गैंग है, ये देखिए। कैप्टन रज़ा ने वीडियो में 3-4 बंदूक की तरफ इशारा किया। प्लानिंग के मुताबिक कैप्टन रज़ा यूनिवर्सिटी में एंटर हो चुका था एडमिशन लेके, वो भी बहुत आसानी से और बहुत जल्द वो अपने पहले मकसद में कामयाब हो गया था। यूनिवर्सिटी में जगह जगह वो कैमरे लगाने में भी कामयाब हो गया और 24 घंटे वो इसी यूनिवर्सिटी में नज़र रख सकते थे। सिकंदर के लैपटॉप में वो सब जगह को फोकस किए हुए थे। कैप्टन रज़ा, तुम्हें सबसे पहले इस मामले का पता लगाना है कि वो कहाँ से आता है, और ड्रग्स का भी पता लगाना है। मेजर सिकंदर पुरतफक्कर था। बहुत जल्द वो भी पता लग जाएगा सर। हमारे बंदे वहाँ हर ग्रुप में मौजूद हैं और हर एक पर नज़र रखे हुए हैं। मेजर सिकंदर ने इस बात में सर हिलाया। अब यहाँ रूम में आया तो यकसर भूल गया कि वो रूम में होगी। वॉशरूम में फारिग होकर निकला तो लैपटॉप खोल के बैठ गया। वो नए प्रोजेक्ट पर जो काम कर रहा था इसी में बिजी हो गया। इतना बिजी था कि सारी रात काम करता रहा। इधर उधर का कोई होश ना था। थक हार कर सोफे पर टेक लगाकर आंखें मूंद ली तो बाबा का चेहरा आंखों के सामने लहराया। बेटा, ये निकाह कर कि आपने जो मुझ पर एहसान किया है वो मैं सारी ज़िंदगी नहीं चुका पाऊँगा बेटा। और आपने मुझे गिल्ट से निकाला, मेरा फ़ख्र हो आप। और जो आज आपने वाकई साबित कर दिया कि मेरा मान हो। परवेज़ साहब ने अब बिहान के सर पर हाथ फेरा। वो नासमझी से बाप को दे गया। बिहान की आंखों में 1.5 सवाल थे। बेटा, मैं सब जानता हूँ, बस थोड़ा वक्त दे। बहुत जल्द मैं आपको तमाम सवालों के जवाब दे दूँगा, लेकिन तब तक आप मुझसे वादा करें कि आप इस बच्ची को कुछ नहीं कहेंगे, कोई सवाल जवाब नहीं करेंगे, क्योंकि जो हालत आपकी है वही इस बच्ची की भी है। फ़िलहाल आप मेरा मान रखें और इससे कुछ भी ना कहें। वादा करें मुझसे। बिहान ने जड़ से आंखें खोली। पल के 1000वें हिस्से में उसे इस माहिर का ख्याल आया। नज़र इधर उधर दुराई में कहीं नजर न आई। नहीं, वो बागी तो नहीं होगी। यकदम दिमाग में ख्याल आया। उठा, वॉशरूम चेक किया, सब जगह देख लिया, वो कहीं नहीं थी, यानी वो भाग गई है। अभियान ने कुछ सोचते हुए स्टडी रूम देखा। बालू में परेशानी से हाथ फेरा और बेड पर आ गया। टेक लगा के आंखें मूंदी। तभी अभियान को महसूस हुआ कि बेड पर इसके अलावा भी कोई और है। जड़ से कंबल पीछे किया और बेड से उतारा। सामने मज़े से वो लेटी और बेहरकोश के मज़े लूट रही थी। अभियान के तो सर लगी पाँव बुझी। सर झटका उसे बाजू से पकड़कर बिस्तर से नीचे उतारा। वो बहुत बुरी तरह सरबटाई नींद में थी। कदम डगमगाए और सीधी जाकर अभियान के कंधे से लगी। अभियान ने अगर उसे छोड़ा होता तो वो सीधी जाकर टेबल पर लगती, लेकिन बचत होगी। उसके बावजूद वो अपना माथा सहलाने लगी जैसे दीवार से टकराई हो। अभियान ने उसे सीधा सामने खड़ा किया और घबरा के बोला, तुम्हारी जरूरत कैसी हो, मेरे बेड पर ले लेंगी। माहिरा होश और हवास में वापस आ चुकी थी। सारी सूरत हाल समझने लगी। आपका बेड। हाथ छुड़ाया उसका। वैसे ही पहले से मीटर गुमा हुआ था, ऊपर से नींद से जगा दिया। और ये बात तो गुस्सा मजीद डरा गई। जड़ से पास पड़ा, पानी का जग उठाया और बिस्तर पर उंडेल दिया और उसकी तरफ वापस मुड़ी। ये रहा आपका बेड, अब ज़्यादा प्यारा लग रहा है। हैव स्वीट ड्रीम्स। मसनूनी मुस्कुराहट चेहरे पर लिए वो सोफे की तरफ बढ़ी। अभियान ने बाजू से पकड़कर उसे वापस मोड़ा। तुम समझती क्या खुद को ये सब करके? अभियान को समझ नहीं आ रहा था कि गुस्सा कैसे कंट्रोल करे। जी चाहा थप्पड़ों से उसका मुंह लाल कर दे, लेकिन मर्द की मर्दानगी औरत पर हाथ उठाने में नहीं। ये बात उसे ऐसा करने से रोक रही थी, वरना ये लड़की उसका इम्तहान ले रही थी, उसका सब्र आजमा रही थी। हाथ छोड़े मेरा। वो भी शेरनी की तरह गड़ाई। अभियान ने उसे पकड़कर तकरीबन घसीटा और बाथरूम में ले जाकर शावर के नीचे खड़ा कर दिया। वो झटपटाई रहेगी। हाथ बढ़ाकर शावर खोल दिया। वो वहाँ से भाग जाना चाहती थी, लेकिन अभियान ने दोनों साइड दीवार पर हाथ रखकर इसका फरार का रास्ता रोक दिया। वो भीगती जा रही थी। अभियान की आंखों में कहर था। इसका गुस्सा ठंडा होने का नाम नहीं ले रहा था। माहिर ने उसके सीने पर दोनों हाथों से पुश किया। हटाना चाहा, लेकिन वो टस से मस ना हुआ। माहिर अब लड़ने लगी थी। हाली हाली नज़रों से अभियान को देखने लगी और अब मज़ीद मज़ाहमत ना की, खामोशी से बिकती रही। अभियान ने लब बेंचों आगे बढ़कर शावर बंद कर दिया। एक खामोशी थी दोनों के बीच। आइंदा मेरे सामने ऊंची आवाज़ में बोलने से पहले 100 बार सोचना, अभियान सर्द लहजे में कहता बाथरूम से बाहर निकल गया। माहिर वही बैठती चलेगी। आंसू आंखों से बहते गालों पर आ गए। इस लम्हे उसे बीजान की शिद्दत से याद आई। घुटनों के गिर्द बाजू जमाए वो रोती रही। नाश्ते के टेबल पर भी खामोशी से नाश्ते में मगन थे। माहिर धीरे धीरे
सीढ़ियाँ उतर के नीचे आई। सामने ही डाइनिंग टेबल का दुश्मन जान बैठा था, बेनियाज सा लापरवाह सा। अरे माहिर बेटा आओ, आप भी सबके साथ नाश्ता करो। सरबत बेगम ने माहिर को सीढ़ियों से उतरते देखा तो उसे पुकारा। सबकी नज़रें बेक वक्त माहिर पे उठी थी। माहिर ने अभियान के चेहरे से नज़र चुराई। माहिर का ज़रा दिल नहीं था उसका चेहरा भी देखने का। वहाँ जोर घसीटते माहिर जैसे ही बैठने लगी कि हूर वहाँ से हाथ झटक जट से उठ गई। हूर बेटा आप कहाँ जा रही हैं? फरवा बेगम ने टोका। मम्मा मेरी भूख ख़त्म हो गई है। लहजा और अल्फाज दोनों सर्द थे। वहाँ मौजूद सब नफूस ने महसूस किया। एक जहर नज़र माहिर पर डाल कर वो वहाँ से चली गई। मैं देखती हूँ। फरवा बेगम बेशर्मिंदा सी होती उठी और हूर के पीछे चली गई। विशाल और निदा ने एक दूसरे से नज़रें मिलाई। आओ बेटा बैठो। सरबत बेगम ने बहुत प्यार से माहिर को अभियान के साथ वाली कुर्सी पर बिठाया। वो खामोशी से बैठ गई। तभी मिस्टर शावेज आते दिखाई दिए। माहिर को वहाँ बैठा देख वो टटके लब बेचैन अपनी बेटी के लिए बहुत मलाल था। अभियान जैसा लड़का उनके हाथ से निकल गया। अफसोस था इन्हें। अरे आओ। शावेज परवेज साहब ने दूर खड़े बाइक को देखा। वो धीरे धीरे चलते डाइनिंग टेबल तक आए। लेकिन बैठे नहीं, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, मीटिंग है ज़रूरी, ऑफिस में मिलते हैं, खुदा हाफिज़। सपाट और सर्द लहजे में कहते वो बाहर निकलने लगे। 1 मिनट अंकल, मैं भी आपके साथ चलता हूँ। अभियान भी साथ ही उठ खड़ा हुआ और शावेज के साथ बाहर कदम बढ़ा दिए। एक पल के लिए खामोशी छा गई। माहिर को भूख तो बहुत लगी थी लेकिन अजीब अजीब सीन क्रिएट हो रहे थे, यहाँ एक से बढ़कर एक। चलो निदा, देर हो रही है। विशाल ने भी उठते हुए कहा। ओके बाबा, अल्लाह हाफिज़। विशाल ने भी इजाज़त ली और विशाल ने बाहर कदम बढ़ा रहे दिए। नाचार निदा को भी उठना पड़ा जबकि अभी उसका नाश्ता रहता था। अब डाइनिंग टेबल पर 3 नफूस रह गए थे। परवेज साहब यकदम खामोशी से हो गए थे। यही हाल सरबत बेगम का भी था। क्या मुसीबत है? बना नाश्ता भी सुकून से ना करे जहाँ। माहिर दिल में सोच कर बुरा मान गई। अरे बेटा आप नाश्ता करें, ये ले अंडा। सरबत बेगम ने उसे प्लेट थमाई। उसने खामोशी से थामे। बस बहुत हो गया, आज ही निकलती हूँ यहाँ से। इस जरात के आने से पहले मुझे यहाँ से निकलना होगा। नाश्ता करते हुए दिमाग में प्लान बनाने लगी। हाँ रज़ा बताओ क्या सिचुएशन है? मेजर सिकंदर ने लैपटॉप पर नज़र जमाई। कान में लगे ब्लूटूथ से रज़ा से रब्ता किया। सर कैमरे सब जगह लग चुके हैं। सवा एक जगह का रज़ा जो यूनिवर्सिटी में मौजूद था अपने मिशन को लेकर अब एक खामोश और तंग गोशे में वो भी ब्लूटूथ के ज़रिए इंफॉर्मेशन दे रहा था। रज़ा की बात बस अंदर की रगे तनी कौन सी जगह, जबकि नज़र लैपटॉप पर थी। स्टोर रूम, वहाँ जाने की परमिशन किसी को नहीं। रज़ा ने राजदारी से कहा। सिकंदर टेबल पर झुके लैपटॉप पर यूनिवर्सिटी के हर कोने कोने को कवर किए हुए था। रज़ा आप अपने साथ अपने दोनों साथियों के लिए और स्टोर रूम के करीब की जगह पर कैमरा नस्ब करें। वहीं पर सारे राज होंगे और सबसे इम्पोर्टेंट जगह भी कुछ भी करें और हर काम मुकम्मल कर। सिकंदर ने ऑर्डर किया। रज़ा के सर कहता आगे बढ़ गया। रमीज़ और फुरकान भी इसी के साथ मिशन में शामिल थे, जबकि इस मिशन का हिस्सा एक लड़की भी थी लेकिन वो कौन थी कैप्टन रज़ा नहीं जानता था। आप फिक्र क्यों करते हैं परवेज़ साहब, सब ठीक हो जाएगा। सरबत बेगम परवेज़ साहब को मेडिसन देते फिक्रमंदी से बोली। सरबत हमारा ये एक फैसला सबको बिखेर ना दे। करब से आंखें मूंद ली। सरबत बेगम ने इनका कंधे पर हाथ रखा। आपने कुछ बुरा नहीं किया बल्कि नेकी की है और जब सबको हकीकत का पता चलेगा तो सब आपका साथ देंगे। तब तक बहुत देर ना हो जाए। जहन अभी भी फिक्रमंद था। आप अल्लाह पर भरोसा रखें, वो आपको कभी रुसवा नहीं करेगा। जानते हैं ना, आजमाइश अल्लाह की तरफ से आती है, आप हौसला ना हारना। सरबत बेगम का लहजा नम हुआ लेकिन लहजे की मजबूती परवेज साहब ने बखूबी नोट की और आंखें मूंद ली। लेकिन यहाँ से निकल कर जाऊँगी कहाँ? फिर किसी मुश्किल में ना पड़ जाऊँ। अभी वो नहीं सोचूं में गुम थी कि किसी के आने पे वो ठटकी। कौन हो तुम और कहाँ से आई हो?